हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ ब्लॉक बी इज अटैच्ड टू टू अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग्स S1 एंड S2 विद द स्प्रिंग कांस्टेंट K एंड 4K। ठीक है, ये स्प्रिंग S1 है, ये स्प्रिंग S2 है, इनका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो क्या है, इसका K है और इसका 4K है। अब क्या होता है कि The other end are attached to identical supports M1 and M2 not attached to the walls। ये जो supports हैं ये क्या है, फ्री टू मूव है, इनको आप मूव कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि नीचे वाले डायग्राम में दिखा रहा हुआ है कि सपोर्ट मूव भी हो गया है। ठीक है, तो बोला गया है कि द स्प्रिंग एंड सपोर्ट्स आर हैव नेग्लिजिबल मास। जो स्प्रिंग है और सपोर्ट है इनका मास नेग्लिजिबल है। देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर। द ब्लॉक बी इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड वॉल 1 बाय अ स्मॉल डिस्टेंस x and released। The block returns and move a maximum distance y towards wall 2. Displacement x and y are measured with respect to the equilibrium position of the block B. The ratio of x and y is। ठीक है, तो देखो क्या है, क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि ये ब्लॉक है, हमने इसको क्या कर दिया, x मूव कर दिया। ठीक है, x मूव कर दिया इधर। अब यहाँ से x मूव करने के बाद इसको छोड़ दिया। जैसे ही हमने इसको छोड़ा है तो ये इधर की डायरेक्शन में मीन पोजीशन से, अगर ये इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है, तो यहाँ से y डिस्टेंस मूव हो गया ये ब्लॉक। ठीक है, मान लो यहाँ पहुंच गया। अब ये y और x का ये आपको क्या निकालना है, रेशो फाइंड करना है। अब पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन की मैकेनिज्म समझते हैं। इस ब्लॉक b को इसकी मीन पोजीशन से पहले x डिस्टेंस पे क्या किया गया, डिस्प्लेस किया गया। अब देखो, अगर इस ब्लॉक को मीन पोजीशन से x डिस्प्लेस किया गया इधर, तो ये सपोर्ट भी x डिस्टेंस आ गया इधर। इसका मतलब इस वाली स्प्रिंग में पहले कंडीशन में क्या है, नो स्ट्रेच। इस वाली स्प्रिंग में कोई स्ट्रेच नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये वाली स्प्रिंग क्या हुई है, कॉन्ट्रैक्ट हुई है। ठीक है, क्लियर है। जब मेन पोजीशन से हम ब्लॉक को इधर x डिस्टेंस लेके आए हैं तो ये वाला सपोर्ट जो है वो x डिस्टेंस इधर आ गया। इसका मतलब इसके खिसकने से ये भी सपोर्ट भी इधर आ गया, तो ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है और सिर्फ S1 स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हुई है। ठीक है, तो अभी जब पहली कंडीशन में एनर्जी की मैं बात करूंगा तो S1 स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होगी और वो कितनी होगी, वो होगी एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग S1 वो कितनी होगी, वो होगी आपके पास में हाफ K x स्क्वायर। ठीक है, इतनी होगी। अब बोला गया है कि इसको मैक्सिमम डिस्टेंस y हमने क्या कर दिया है, टुवर्ड्स वॉल, इस वाले ब्लॉक को इधर की साइड में क्या कर दिया, मूव कर दिया है y डिस्टेंस। ठीक है, मैक्सिमम। ठीक है, अब देखो y जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो ऑब्वियसली इस x से, अगर इसको मैंने इतना खींचा है, ठीक है, तो ये इसका मतलब यहां तक आएगा भी। ठीक है, ठीक है, अब मैक्सिमम डिस्टेंस ये आएगा। देखो x से ज्यादा दूर ये मास क्या है, ये सपोर्ट जो है M2, ये x से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। इसका मतलब अब इस कंडीशन में ये B ब्लॉक जो है इस स्प्रिंग को दबाना स्टार्ट करेगा। ये स्प्रिंग बाउंड नहीं है यहाँ पे रुकने के लिए। ठीक है, ये सपोर्ट जो है, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि ये सपोर्ट मूव कर सकता है। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन में ये सपोर्ट x डिस्टेंस इधर मूव किया है, सिमिलरली दूसरा वाला सपोर्ट y डिस्टेंस इधर मूव कर जाएगा अगर ये ब्लॉक मीन पोजीशन से y डिस्टेंस इधर जाता है तो। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन का जो डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा होगा कि मास ये B है, ब्लॉक है। ठीक है, ये अपनी मीन पोजीशन से कहाँ पे आ गया है, y डिस्टेंस खिसक के आ गया आगे। ठीक है, यहाँ आ गया है और इसने क्या कर दिया, इस वाले सपोर्ट को दबा दिया है। ठीक है, तो ये स्प्रिंग जो है ये कंप्रेस हो गई है y डिस्टेंस। ठीक है, इसकी नेचुरल लेंथ थी, उससे y डिस्टेंस कंप्रेस हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरा सपोर्ट था मेरे पास, ठीक है, दूसरा सपोर्ट था और दूसरी स्प्रिंग लगी हुई थी, वो क्या हो गया, वो खिसक के इधर आ गया है। ठीक है, यानी कि ये सपोर्ट y डिस्टेंस इधर आ जाएगा और ये जो मास है ये y डिस्टेंस चलेगा इधर और ये इसको दबा देगा स्प्रिंग को। तो दूसरी कंडीशन में क्या होगा, दूसरी कंडीशन में एनर्जी स्टोर होगी, वो किस में होगी, S2 में होगी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग S2 जो होगी वो क्या होगी, हाफ K2 y स्क्वायर। ठीक है, इसको K1 x स्क्वायर बोलना पड़ेगा और ये K2 y स्क्वायर। अब देखो, इसको जो एनर्जी मिली थी पहली वाली स्प्रिंग को, ठीक है, S1 स्प्रिंग को जो एनर्जी मिली थी कंप्रेशन के कारण, वही एनर्जी इसने आगे ट्रांसफर करी इस ब्लॉक को, जिसकी वजह से ब्लॉक अपनी मेन पोजीशन से लेफ्ट साइड में गया और इस ब्लॉक ने इस स्प्रिंग को दबाया S2 को y डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि अगर एक्सटर्नल फोर्स तो कोई है नहीं सिस्टम में, तो मैं बोल सकता हूँ एनर्जी कंजर्व रहेगी। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ
कि एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग S1 वो बराबर हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग S2 के, यानी कि हाफ K1 x स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, हाफ K2 x स्क्वायर वाई स्क्वायर के। ठीक है, अब मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना y बाई एक्स। ठीक है, y बाई एक्स के लिए क्या करूँगा, देखो यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लिखूंगा, वो आ जाएगा आपके पास में K1 अपॉन K2। ठीक है, K1 और K2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। स्प्रिंग S1 और S2 का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है K1 K एंड 4K। तो K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू है K और K2 की वैल्यू है 4K। तो यहाँ पे रखेंगे वैल्यू ऑफ K1 इज K एंड वैल्यू ऑफ K2 इज 4K। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपके पास 1/4। ये है वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का रेशो। अगर मुझे y अपॉन एक्स का रेशो फाइंड करना है तो आ जाएगा 1/2। ठीक है, सो 1/2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी में दिया हुआ 1/2, सो 1/2 is the correct answer. Hello everyone, this is our question for today. Let us first read the question. An ideal spring with spring constant K is hung from the ceiling and a block of mass M is attached to its lower end. The mass is released with the spring initially unstretched. Then the maximum extension in the spring is what? For this question, we will use the energy conservation method. From the energy conservation method, we can write that gain in PE of spring of block is equal to loss in PE of block, gravitational PE of the block. At the maximum distance h, this will be the case, as the system will be at rest and Ke will be equal to 0. So let us say that max displacement is equal to h. Max displacement is equal to h. Now writing the energy conservation, we get half kh square, which is the spring potential energy, plus 0, which will be the Ke in the final case, is equal to loss in kinetic energy, which is mgh. We cancel 1h from both sides and we get h is equal to 2 mg divided by K. This will be the maximum elongation in the spring. Now let us see which option from the question matches our answer. We can see that option B is equal to 2 mg by K, which will match with our answer. Thank you. Hello everyone, let's start the question. Question says that a point particle of mass m moves along the uniform rough track PQR as shown in the figure. The coefficient of friction between the particle and the rough track equals mu. The particle is released from rest from the point P and it come to the rest at point R. The energies lost by the ball over the part PQ and QR of the track are equal to each other. Okay, are equal to each other, and no energy is lost when the particle changes direction from PQ to QR. The value of coefficient of friction mu and the distance x QR are respectively close to. So in this question we have to find out the coefficient of friction and distance x. Okay, that is Q to R. Okay, this distance we have to find out. Okay, so here it is given that the particle is released from rest. Okay, and again it's coming to the rest, so there is no change in kinetic energy, so there is no work done, so no work done by kinetic energy, so it is only due to the potential energy. Okay, also it is given that the energy lost by the ball over PQ and QR are equal, so we can write energy
energy lost over PQ equal to energy lost over QR. Okay, so here energy we can write mu mg cos theta, okay, into PQ, and this will be equal to mu mg into QR. Okay, so here mu mg cos theta is the friction force. Okay, friction force into PQ, and mu mg, that is friction force into QR. Okay, so if the particle is here, okay, it will experience the normal force, that is mu mg cos theta into PQ, and here when it is between Q to R, it will be mu mg. Okay, so here mu mg and mu mg both are cancelled out, and we can write cos theta into PQ equal to QR. Now the QR is x. Okay, so we can write here x, and cos theta, here theta is 30 degrees, so we can write cos 30 degree into PQ. Now we have to find out PQ. So how can we find PQ? So we can write sin 30 equal to sin theta, we can write P by H. Okay, so 2 meter divided by PQ. So here we can write sin theta equal to 2 divided by PQ. So from here we can write PQ equal to 2 sin 30 degree, and the sin 30 is 1 by 2, so this will be 4 meter. So PQ is 4 meter, so here we can put 4. Okay, and cos 30 is root 3 by 2, so the value of x will be, here 2 will cancel the 4, it will be 2, so we can write 2 root 3, so x will be 3.46, which is approximately 3.5 meter. So we have the value of x, that is 3.5 meter. Now we have to find out the coefficient of friction, that is mu. Okay, so here we will apply conservation of energy. So here we see that if a particle travels from P to Q to R, okay, there is decrease in potential energy. So we can write decrease in potential energy, which is equal to loss in energy, okay, due to the friction in PQ plus loss of energy due to friction in Q to R. Okay, so here we can write the loss in energy due to friction in PQ. So here we can write mu mg cos theta, okay, into PQ. Okay, this is the energy loss in PQ due to friction plus the energy loss due to QR, energy loss due to friction in QR. Here we can write mu mg QR. Okay, so here the potential energy is mgh. Okay, and here we can write mu mg cos theta into PQ plus
mu mg into qr. Okay, now again we can write here m will be cancelled out both the side, so we can write also g will be cancelled, so we can write h equal to mu cos theta is 30 degree, so we can write 30 degree into pq, which is 4 meter, plus here mu and qr is we have calculated here, we have calculated 3.5, or we can write 2 root 3. Okay, so let's write 2 root 3 here. Now the h is 2, and here if we take mu common, this will be cos 30 degree, that is root 3 by 2 into 4 plus 2 root 3. Okay, so if we solve this, we will get 4 root 3. Okay, here 2 will cancel the 4, so 2 root 3 plus 2 root 3, it will be 4 root 3. Now from here we can calculate mu, that is 2 by 4 root 3, and it will be 1 by 2 root 3, so this will be 0.29. Okay, so we have the value of mu and we have the value of x. So if we check the options, so the x is 3.5 meter and mu is 0.29. So this is the correct answer. So we can say that this is the correct answer. So we can write the correct answer is 0.29 and 3.5 meter. Thank you. Hello everyone. So today we are going to solve this question. The question says assertion: a block of mass m start moving on a rough horizontal surface with the velocity v. It stops due to friction between the block and the surface after moving through a certain distance. The surface is now tilted to an angle of 30 degree with the horizontal, and same block is made to go up on the surface with the same initial velocity v. The decrease in the mechanical energy in the second situation is small than the first situation. Reason: the coefficient of friction between the block and the surface decrease with the increase in the angle of inclination. So now let us try and solve this. So first let me draw the diagram here for the first case. So let's consider this to be the rough horizontal surface. Okay, this is the first case, and this is the block of mass m, which is moving with the velocity v. Okay, so now here you can see the downward force mg will be acting, and here the frictional force, and however it will be some normal force will be acting here. Now after traveling certain distance, it will stop. Let's consider at this position it will stop, so its velocity will become 0. Okay, so now from here we can write n is equals to mg. Now let us calculate the frictional force, that will be equal to mu n, that is basically mu mg. Okay, let's consider the case 1 here. So now let us calculate here the total change in energy. So now here the total change in energy will be equals to half mv square minus, here you know that after traveling certain distance, it will stop here, it will come to rest, and since it will come to rest, the velocity will become 0. So obviously the since v equals to 0, so the half mv2 square will be 0 here. So the total change in kinetic energy will be half mv square in this case. Okay, now let us see our second case. In our second case, they have told us that
they have tilted the block, tilted the surface at an angle of 30 degree. Okay, surface that is being tilted at an angle of 30 degree. So this is basically the surface. Okay, and this is our block of mass M. Here the knots will be emptying and this portion will be mg. So here we can say that n is equals to mg cos theta. Let us consider this to be height h. Here they have also told us that when the surface is tilted or 30 degree with the lateral, then the same block is made to go upon the surface with the same initial velocity v. Okay, so like after this, the block has been made to go upward with the same velocity v. So at that particular point, the energy would be equal to mg h. Let's consider the h would be the height. Okay, here. So now for the first, let us see that then the forces n is equals to mg cos theta. From here we can calculate the frictional force, that is equals to mu n, that is equals to mu mg cos theta, and since theta is equal to 30 degrees, so it will be mu mg root 3 by 2. So here only we can see that F2 is less than F1. Okay, let us calculate the energy, total change in energy here. And the energy here, so it will be half mv square. When it was moving here, the energy was half mv square, but when it was made to move upward with the same velocity, let's consider the height to be h, then the energy will be mgh. So this will be the total change in energy for the second case. So here we see that the change in energy E1 is greater than the energy E2. Okay, or from the statement, the decrease in the mechanical energy in the second situation is small than the first situation. So here we can see that the change in the energy in the second case is smaller than the first case. So here our assertion is true here. Okay. Now let us see what is the second statement that they have told us. Since second statement reason, they have given the coefficient of friction between the block and the surface decreases with the increase in the angle of inclination. So this is wrong, because we know that the coefficient of friction is independent of any physical quantity, and here it is independent of the angle of inclination. Okay, it only depends on the roughness. So therefore our second statement, that is basically the reason, is false here. So from this we conclude that the statement will be that the assertion is true but the reason is false. Okay, so our answer will be third. I hope you understood it. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है a small block of mass 1 kilogram is released from the rest at the top of a rough track. The track is circular arc of radius 40 meter. The block slides along the track without toppling and a friction force acts on it in the direction opposite to the instantaneous velocity. The work done in overcoming the friction up to the point Q as shown in the figure. ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको 10 मीटर पर सेकेंड लेना है. ठीक है, और बोला गया है कि the magnitude of the normal reaction that acts on the block at point Q is. ठीक है, यानी कि पॉइंट Q पे नॉर्मल रिएक्शन निकालना आपको ब्लॉक का. यहाँ पे कोई ब्लॉक है वो ऐसे आता है. ठीक है, और जो फ्रिक्शन है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, यानी कि इस टाइम पे इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इधर है
तो फ्रिक्शन उसके एग्जैक्टली अपोजिट है, परपेंडिकुलर नहीं है, इधर होगा। ठीक है, अगर इस टाइम पे ब्लॉक यहाँ पे है, इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ है, तो फ्रिक्शन यहाँ होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन भी हर एक इंस्टेंट पे अपनी डायरेक्शन चेंज करता होगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हर एक टाइम पे अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही होगी। आपको बताना क्या है, आपको बताना है इस क्यू पॉइंट पे, तो मैं ये सब हटा देता हूँ। ठीक है, इस क्यू पॉइंट पे जो नॉर्मल होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो इस पॉइंट पे नॉर्मल लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, नीचे लग रहा होगा mg। ठीक है, ये एंगल 30 है, तो इधर लग रहा होगा ये 60 डिग्री पे mg cos 60। ठीक है, ऐसे लिखूंगा, तो मैं बोलूँगा कि n माइनस mg cos 60 जो होगा वो इसको क्या दे रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा, यानी कि mv² अपॉन r। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, mv² अपॉन r प्लस mg cos 60 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो एक चीज मुझे पता है, ये जब ब्लॉक यहाँ पे था, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे था, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी। देखो इस पे दिया हुआ है कि आर्क जो है वो 40 मीटर है। ठीक है, आर्क के बारे में दिया हुआ है, और वर्क डन जो फ्रिक्शन से ओवरकम करता है इस पॉइंट तक आने में वो है 150 जूल। ठीक है, और मास ऑफ द ब्लॉक जो है वो है 1 किलोग्राम। करेक्ट, तो आइए देखते हैं फिर यहाँ से कैसे निकालेंगे। देखो इस ब्लॉक ने यहाँ से और यहाँ तक आने में कुछ पोटेंशियल एनर्जी लूज की है। ठीक है, अगर मैं इसको रेफरेंस मान के चलूं तो इसने यहाँ से और यहाँ तक आने में पोटेंशियल एनर्जी लूज की है। ठीक है, वो किस हाइट की पोटेंशियल एनर्जी, इस हाइट की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब जो ये पोटेंशियल एनर्जी लूज की है इस ब्लॉक ने यहाँ से और यहाँ तक आने में, वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ गई है, वो कुछ तो बन गई इसकी काइनेटिक एनर्जी, प्लस कुछ बन गई है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में। देखो जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस हुआ वो कितना हुआ, वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में चली गई, क्योंकि जैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती रही, तो वो कम होते टाइम फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी ब्लॉक को कुछ वर्क करना पड़ा और उसने कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, देखो यहाँ पे अगर मैं मानता हूँ 0 है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये 30 डिग्री है। ठीक है, और ये जो रेडियस है, आर्क जो गिवन है हमें दे रखी है 40 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 40 sin 30। ठीक है, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, mgh होता है, h की वैल्यू क्या है 40 sin 30। sin 30 की वैल्यू हालांकि 1/2 होती है तो रख दूंगा। गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, वो मैं लिख देता हूँ भाई ke के बराबर। ठीक है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0 थी, यहाँ से तो स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ke हो गई तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ke माइनस 0 यानी कि ke, प्लस वर्क डन अगेन फ्रिक्शन जो है वो 150 जूल है, वो मुझे गिवन है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, मास है 1 इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 10 इंटू 40 इंटू 10 साइन 30 1/2 और माइनस 150 यानी कि 50 जूल। ठीक है, ये आ गई अपने पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इस पॉइंट के लिए। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू का मतलब क्या है कि आपके पास हाफ mv² मिल गया है। ठीक है, वो कितना है 50 जूल, तो मैं लिख सकता हूँ mv² इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 जूल। mv² की वैल्यू मिलते ही अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो देखो क्या आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, n की वैल्यू है क्या, n की वैल्यू है mv² अपॉन r प्लस mg cos 60। ठीक है, देखो mv² की वैल्यू है 100, r की वैल्यू है 40 प्लस m की वैल्यू है 1, g की वैल्यू 10, cos 60 1/2। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में 2.5 प्लस 5 यानी कि 7.5 न्यूटन। तो नॉर्मल जो होगा इस पॉइंट पे होगा 7.5 न्यूटन।